हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। अच्छा, आज ना हम थोड़ा सा जो रिसर्च फोकस है ना, लैंडस्केप इकोलॉजी के ऊपर, लैंडस्केप डिजाइन के ऊपर, इसके अंदर हम कौन से ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ऐसी हम कौन सी, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में ना एक ही रौला है, वो है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है। और लैंडस्केप इकोलॉजी के अंदर हम बहुत ज्यादा ऐसे रिसर्च आइडियाज हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन के लिए हम कर सकते हैं। और इसके लिए अगर हम फंडिंग गैदर कर सकते हैं, पूरी दुनिया से इसके लिए फंडिंग ले सकते हैं, तो उसके लिए आज हम बताएंगे कि व्हाट आर द रिसर्च प्रोजेक्ट दैट आइडियाज एंड क्लाइमेट चेंज एंड इसकी मिटिगेशन के ऊपर। और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे लाहौर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को आपको पता है कि अच्छा मुस्तफा, ये होता है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। अच्छा, when you are talking about climate change, you must ask some questions. What is climate and what is change? So it means before studying कि आपने डेफिनेशन स्टडी करनी है क्लाइमेट चेंज की, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट की डेफिनेशन। एक साल के अंदर जो भी पूरे मतलब पाकिस्तान के अंदर जो टेम्परेचर चल रहा है एक अब कर स्पेसिफिक रही एरिया के लिए वो ये है। ओवरऑल वेदर पैटर्न ऑफ अच्छा, एक होती है माइक्रो क्लाइमेट, एक होती है मैक्रो क्लाइमेट। जो माइक्रो क्लाइमेट ये होगी कि इस स्पेसिफिक हाउस, इस रूम का जो टेम्परेचर है या वेदर है, इसे कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। ओवरऑल लाहौर का जो वेदर है मैक्रो क्लाइमेट। अब हम मैक्रो क्लाइमेट को नॉर्मली वेदर कहते हैं। ठीक है। वेदर जो है और कई साल, बल्कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि अराउंड 20 से 30 साल तक का जो टेम्परेचर रहा है उसे हम कहेंगे वेदर। बल्कि पिछले 20 से 25 साल तक का जो एवरेज टेम्परेचर होगा उसको कहेंगे कि ये इस तरह का वेदर है इस लाहौर का। ठीक है। अब पिछले 30 साल का हमने एवरेज निकाला, और अक्टूबर के महीने में ये आता है, एवरेज टेम्परेचर जो होता है ना, वो आ रहा है शाम के 5 बजे 24 डिग्री सेंटीग्रेड। मुस्तफिरा, ठीक है। तो सलसाबीर समझ आई कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर जब हम उससे पिछले 30 साल देखें तो पता चला कि टेम्परेचर होता था 23। 30 साल, उससे 30 साल पहले एवरेज टेम्परेचर जो था वो 23 था। अब क्या हो गया? 24। दिस इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज है कुछ पहले अगर हम देखें इतना सडन चेंजेस था जो अब आजकल आ रहा है विदिन दो साल के 10 साल ओके, ये ठीक है। हम एक्चुअली हम एवरेज टेम्परेचर के हो कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, सडन चेंज आ रहा है, वो जा रहा। पहले इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन नहीं होती थी, बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, एग्रीकल्चर नहीं होती थी। पहले लोग वाइल्ड टाइप लाइफ होती थी उनकी। अब नोमैडिक लाइफ थी। अब हम एंथ्रोपोजेनिक लाइफ आ गई है, जिसको हम मैन मेड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मैन मेड। एक थी नेचुरल, एक थी मैन मेड। जो मैन मेड है उसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहते हैं। और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ये टेम्परेचर, वो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। इट मीन्स दैट देयर इज अ क्लाइमेट चेंज। अब हम देखते हैं कि दुनिया का एक ऐसा एरिया जहां पर पिछले 30 साल और उससे पिछले 30 साल में टेम्परेचर अगर पहले 30 था, अब 3.30.1 है। इट मीन बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज नहीं है उस इलाके में, क्लाइमेट चेंज नहीं हो रही। इसी तरह अगर हम पूरी दुनिया के हर इलाके का डाटा लें, बच्चे, पूरी दुनिया के हर इलाके का पिछले 30 साल का एक मंथ का डाटा लें, तो हम पूरी दुनिया का ये मालूम कर सकते हैं कि किस इलाके में क्लाइमेट चेंज हो रही है और किस इलाके में क्लाइमेट चेंज प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। अच्छा, ताही लिखा होता है कि यार ये जो कंट्रीज है इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पिछले 60 साल का डाटा देख ये कह रहा है कि इसमें टेम्परेचर एक इंक्रीज हुआ है, इसका 1.5 इंक्रीज हुआ है, इसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है। तो इट मीन ये जो इलाके हैं ना दुनिया के, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगले
कई सालों में यहाँ पर और का इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, लेकिन हमने देखा कि उस इलाके के लोगों ने क्या किया कि वहां पर क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए कोई प्लान तरतीब दिया है। तो फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पिछले 30 साल में तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेकिन नेक्स्ट लास्ट 2 इयर्स में उन्होंने क्लाइमेट मिटिगेशन को की कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर 0.2 कमी आ गई है एवरेज टेम्परेचर में। ज़ाहिर है, तो वो इट मींस दैट उस बेस के ऊपर हम ये प्रोडिक्शन कर लेंगे, अगर यही स्ट्रेटेजी इनकी रही तो क्लाइमेट चेंज ज्यादा नहीं होगी। ये हम एक एनालिसिस, एज ए एनालिस्ट हम ये बातें कर सकते हैं कहीं किसी भी फोरम के ऊपर जाकर। अब तो नहीं समझ आ रही है? आपने एनालिसिस्ट कैसे बनना है? व्हेन यू हैव द डाटा, तो एवरीथिंग इज अराउंड डाटा और डाटा एनालिटिक्स। आपने डाटा एनालिसिस किया है, आपने डाटा ग्राफ बनाया है, आपने ये किया, आपने ये किया है, और उससे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आपने कहीं जाकर, कहीं आपको एज ए क्लाइमेट एडवाइजर के तौर पर एक डायलॉग करना है, और आपको वहां बुलाया जाता है कि हमारे हमने ना एक डायलॉग करना है, तो वहां पर आप एज एक्सपर्ट आपको बुलाएंगे। तो जाहिर है वो आपको क्यों बुलाएंगे? वो आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो डाटा एनालाइज किया हुआ है आपने। अब आप एक फोरम के ऊपर जाते हैं और वहां जाके आपको वो चीजें डिस्कस करते हैं। आप बताते हैं कि ये टेम्परेचर लाहौर में ये हो रहा है, इसमें वेदर पैटर्न ये हो रहा है, दरिया रावी की वजह से क्या क्लाइमेट चेंज हो रही है। दरिया रावी का जब 1960 के बाद वो जो उसका वाटर का जो लेवल था लाहौर में कम हो गया, उसका क्या इफेक्ट हुआ इकोलॉजी के ऊपर, और उसकी वजह से कहते हैं वेदर पैटर्न के अंदर चेंज आई। यहाँ से पानी जाता था, उसके बाद ह्यूमिडिटी रहती थी, ज्यादा पानी होता था, जिसकी वजह से लाहौर शहर का जो ह्यूमिडिटी लेवल था, वो वो जो एयर के मालिक्यूल है उसका टेम्परेचर, उसकी जो मालिक्यूल की स्पीड थी ना, उनको वो कम कर देता था। और उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा, अगर रेस की वजह से टेम्परेचर ज्यादा। अच्छा, अब टेम्परेचर, हीट और कोल्ड में फर्क क्या होता है? तो मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो हीट होगा, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी कोल्ड होगा। कोल्ड होगा। इट मीन पानी क्या करता है कि उनकी मॉलिक्यूल्स की अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो क्या करेगी, उसकी मॉलिक्यूल की जो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी को वो कम कर देगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। अब आपको फैक्टर्स, आप एक एनालिसिस्ट हैं, आपने ये पूरा एक एनालाइज करना है कि ऐसा ही लाहौर का टेम्परेचर या ऐसा ही ये चीजें लाहौर में स्मोक क्यों आई, क्या उसका कोई रावी का भी ताल्लुक है, क्या उसका ताल्लुक इमिशन से है। हमने गाड़ियों के अन्नी वाह हमने इंपोर्ट की चलाई, और उसको हमने गाड़ियों को के ऊपर कोई चेक नहीं रखा, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड निकली है, कि उसकी वजह से ये स्मोक आई है। लेकिन यूरोप में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा अच्छा, हो गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, लेकिन अब उन्होंने इको फ्रेंडली अप्रोचेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अब नहीं वहां पर एमिशन वाली गाड़ियां, अब यूके में, जापान आफ्टर 3 ईयर गाड़ियां, या 5 ईयर मैक्सिमम, वो 5 साल रखता है गाड़ियों को, या 3 साल रखता है। वो कहता है अब 3 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी जापान में, वो पाकिस्तान में भेज देता है। वो नहीं चलाते गाड़ी, वो पुरानी नहीं चलाते। यूके में आपको हर 6 महीने बाद अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। अगर आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन नहीं करवाई तो आपकी गाड़ी बैन हो जाएगी। कहीं जा रहे हैं अगर उसमें से इतनी नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड आपके उसमें से निकल रही है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाता है। इतनी वो उन्होंने लगाई हुई है पाबंदियां। पाकिस्तान में क्या, अगर कोई कानून बने, अब हम हमारा ये जो ईपीए तो लगाया मेरी गाड़ी का, उन्होंने कोई नहीं चेक किया, और वो स्टिकर लगा दिया ईपीए का। ऐसे तो नहीं ना होता। फिर कहते हैं जी ये स्मोक आ गई, उन्हें ईपीए बनाने का फायदा क्या हुआ? आपने जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाना था, वो तो कोई मैं मजाक नहीं करता, लिटरली मैं गया हूं ना, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तेरी गड्डी का स्टिकर लाता, बगैर चेक किए कि मेरी गड्डी में जो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिट हो रही है, क्या हो रहा है। ये इस मकसद के लिए तो नहीं बनाया था ईपीए। मकसद तो ये था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनानी है जो लाहौर की एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे।
इस मकसद के लिए नहीं, बस स्टिकर लाया, स्टिकर लगाना की फायदा है? कोई फायदा हुआ है? नहीं। हमारी सोच ही यही है कि बस यार वो, बस मैनू सोचना होवे बस। हम गुलाम है ना। हम क्या हैं? आप क्योंकि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसको हम मुनाफकत भी कहते हैं, इसको मैं मुनाफक भी कहता हूँ। ठीक है। वी शुड, अगर कोई स्ट्रेटजी लैके आनी कि तरीके ना लैके ते आओ, नहीं ते सत्यानाश करो। मैं गलत हूँ। अच्छा, अब है लैंडस्केप इकोलॉजी के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं बीइंग हॉर्टिकल्चर। हम एक ऐसी जॉब करें, ऐसा काम करें, और उससे हमारे शहरों के मसाइल हल हो जाए। आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं, और उस अर्निंग से मुल्क के प्रॉब्लम को भी सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी अ ग्रेट। आप लोग एक अच्छे इंसान भी हो, अच्छे मोमन भी हो, अच्छे मुसलमान भी हो, अच्छे पेट्रियोटिज्म भी हो। ठीक है। अब उसके लिए हमें पहले पढ़ना चाहिए व्हाट इज लैंडस्केप इकोलॉजी। जी, यहाँ पर लिखा होगा लैंडस्केप इकोलॉजी स्टडी द पैटर्न प्रोसेस एंड इंटरेक्शन। क्या स्टडी करता है? प्रोसेस, पैटर्न, इंटरेक्शन बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन मॉडिफाइड लैंडस्केप। एक नेचुरल लैंडस्केप है, एक है ह्यूमन मॉडिफाइड लैंडस्केप जो हम करते हैं, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट करते हैं। एक है नेचुरल लैंडस्केप, एक अच्छा लैंडस्केप इकोलॉजी का हमारा एक सब्जेक्ट, आप जब एमएससी में जाओगे ना, वहां पर एक लैंडस्केप इकोलॉजी का एक सब्जेक्ट भी है। वो हम ना डॉक्टर, वो हम मैंने पढ़ा था, डॉक्टर हमारे होते थे कासिम शाह साहब। वो उसने बड़े ही अच्छे, वो बेचारे ने बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाया था हमें ना। लेकिन अभी वो फौत हो गए, लेकिन बड़े अच्छे टीचर थे हमारे ना। उन्होंने भी बड़ा कुछ लैंडस्केप इकोलॉजी के बारे में ना बड़े दिल से पढ़ाया था, और वो पूरा क्लास लेते होते थे और पढ़ाते थे। ये तो मैं इधर आके देखा है कि यार पंजाब यूनिवर्सिटी के कई ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ टीचर क्लास भी नहीं लेते। मुझे मैंने सिर्फ इधर आके देखा है इस तरह का काम। हम 6 साल इधर यूनिवर्सिटी रहे हैं, हमारी कभी कोई क्लास ना, कोई टीचर ऐसा नहीं था कि ना आता हो या ना लेता हो क्लास। और ये मैं जब अमेरिका गया ना 2013 में, वहां पर मुझे एक अफ्रीकन, तो बम्बो नाम था उसका, वो मुझे कहता है, ओ ही वाज अ लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी इन अफ्रीका इन कीनिया। मैं कहा आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, तो कितने लेक्चर होते हैं आपके? उसने मुझे कहा 3 कि 4 होते हैं हफ्ते में। मैं क्या, फिर मुझे कहता मैं सिर्फ उस टाइम जाता हूँ यूनिवर्सिटी जब लेक्चर हो। हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे वो यूनिवर्सिटी जाता है। अफ्रीका की हालत यही होनी है फिर। अफ्रीका की हालत जो है वही है ना, गुलाम है ना वो। उनको पता ही नहीं है कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मेरी रिसर्च भी मैंने करनी है। मेरे साथ वो बंदर मेरे साथ था इकट्ठा, मैं और उसका पेयर बन गया मेरा। और वो लैब में जाता था ना, कीर्ति राठौड़ की लैब में, वो तो सोया रहता था जाकर बेंच में, उन्हें और कीर्ति राठौड़ कहता था ये भी इतना नहीं होना। उसको नहीं करवाता था, मुझे भी नहीं कुछ करवाता था। मैं जब वाशिंगटन डीसी के बंदे हैं जिन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया था, वो मुझे कहता है कि आपने बताया कि आपने क्या रिसर्च किया, तो मैं फिर ना 1 घंटा होते मेरे लिए उन्होंने स्पेशल सेमिनार अरेंज किया। उधर बीच में उनको बताया कि मैंने ना ये काम मैंने निपजी में किया था बायोटेक्नोलॉजी का, ये काम मैंने, ये ट्रांसजेनिक प्लांट ये बनाए थे, ये बनाए थे, ये बनाए थे। और इधर आके जो मैंने 1 2 महीने यहाँ रहा हूँ, मैंने यहाँ क्या सीखा? मैं क्या, आई लर्न नथिंग न्यू। ओए ओ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਸ ਏਐਨਐਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਕੁਛ नहीं था नया। वो एक इंडियन था। उन्होंने फिर वो, मैं कहा यो मैं करना चाह रहा था वो ये करता नहीं है, क्योंकि मेरे नाल हो सीगा बम्बो वो डा निकम्मा सी ना, मजाक नहीं करता, बहुत निकम्मा था वो। ठीक है। अब मुझे भी नहीं कुछ करवाता था साथ। तो मैंने फिर 2 महीने के बाद उसको कहा कि मैं नहीं, आई डेंट लर्न एनीथिंग न्यू हियर। उसने मुझे, वो की थी राठौड़ इंडियन प्रोफेसर था, वो उसको ले गया अपने ऑफिस में। वो वाशिंगटन डीसी से बंदे आए हुए थे, गोरे प्रोफेसर आए हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि वेयर यू वांट टू गो। मैं क्या, मैंने जो जब अप्लाई किया तो मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना जाना चाहता था। तो उन्होंने कहा ओके, यू विल ट्रैवल टू यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना नाउ, यू विल नॉट स्टे हियर। उन्होंने मेरा टिकट कराया। मैं उसी दिन जुमेरात थी, मुझे बुध था, बुध का दिन था मुझे पता, जब मेरी वो शाम को मेरी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क की। मैं न्यूयॉर्क चला, मेरे अंकल से कि होना को जाना था, मैं 3 4 दिन उसे रह के आया। जब मैं मंडे को वापस आया ना,
तो मुझे ईमेल आई हुई कि आपकी कल फ्लाइट है, आप यहाँ से एरिजोना जा रहे हो। तो ये वो कहानी है जो आप इतने निकम्मे हम इसलिए हैं कि हम गुलाम हैं। वी आर नॉट सिंसियर विद आवर वर्क एंड विद आवर नेशन। ठीक है। अच्छा, अब है लैंडस्केप इकोलॉजी क्या है, इंटीग्रेट इकोलॉजी। आपको आप लैंडस्केप इकोलॉजी सीखनी है तो आपको जियोग्राफी भी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, लैंडस्केपिंग सीखनी है तो आपको लैंड यूजर्स प्लानिंग इसको इंटीग्रेट करना है अपनी रिसर्च के अंदर। फिर उसके अलावा फोकस ऑन स्पेशल हेड। स्पेशल एनालिसिस क्या होता है, अब सॉरी संसा भी। यार हर रोज मैं पढ़ाना वहां पे नहीं समझ आती, मेरा मतलब मैं ही निकलना हूँ। स्पेशल किसे कहते हैं, दुआ। सर आप ना मैं करूंगी, आप नहीं होगा मैं सर, आप तो काम कर लिया है सर, आप कितनी करूंगी अब आगे तो मैं कर। दुआ, आप बताएं स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है स्पेस। बल्कि आपने एक चीज का एनालिसिस किया, आपने बर्ड्स की पॉपुलेशन का, प्लांट की और बर्ड्स की पॉपुलेशन ली, वहां पर कौन से ट्रीज हैं, कौन से बर्ड्स हैं, उनके ऊपर कौन से आगे बैठते हैं एक जगह से। फिर आपने लाहौर के दूसरे कोने से, फिर तीसरे कोने से, ये डिफरेंट स्पेस के अंदर, या आपने ये कह दिया कि मैंने 3 ऐसे मकामात देखने हैं जहां पर ज्यादा ग्रीनरी है, जहाँ 90% ग्रीनरी है, और वो मैंने लाहौर के 3 मकामात देखे। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर 10% ग्रीनरी है और ज्यादातर बिल्डिंग्स हैं। उस इलाके में देखना है कि कौन से प्लांट बर्ड्स इंटरेक्शन क्या है, और यहाँ पर प्लांट बर्ड का ये आपने एक स्टडी करनी है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो पेव्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जो अनप्लान्ड, जहां पर हमने कोई ग्रीनरी नहीं की हुई, वहां पर पोल्यूशन का लेवल क्या है, वहां पर और क्या मसाइल हैं। जहां पर ग्रीन स्पेसेस हैं वहां पर लोग कितने बीमार होते हैं, कितनी, वी कैन डिजाइन सम एक्सपेरिमेंट। फिर इसे कहते हैं स्पेस। अगर हमने टाइम के अंदर, एक होता है टेम्पोरल एनालिसिस। बच्चे टेम्पोरल एनालिसिस ये होता है कि टाइम, अरे आज डाटा लिया, कल लिया, परसों लिया, चौथे लिया, ये टाइम बेस्ड। ये 2 एनालिसिस आपको लाजमी पता होना चाहिए अगर आपने लैंडस्केप इकोलॉजिस्ट बनना है या कोई भी रिसर्चर बनना है। इट्स स्पेशो टेम्पोरल एनालिसिस, स्पेशो। अच्छा, टेम्पोरल हेट्रोजेनेसिटी जेनेटी। अब हेट्रोजेनेटी का मतलब, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, जीनोटाइप कितनी है उसका डाटा लेना, उनके कॉम्बिनेशन। और फिर जब लफ्ज को आप पढ़ोगे ना, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। हम ना पढ़ते नहीं, हम बस लफ्ज देख रहे परेशान हो जाते, पता नहीं कितना का मुश्किल लफ्ज है। समझ आ गई। स्पेशल का मतलब है स्पेस, स्पेस से निकला है। ठीक है। अब आगे आ गया इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड बायोडाइवर्सिटी। जी, दुआ, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, मैंने क्या कहा कि आपने कैसे पढ़ना है, बायो डाइवर्सिटी। बायो, लाइफ, लाइफ मीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, दैट इज नोन एज ਤੁਸੀਂ क्लाइमेट चेंज अब चले गए। ठीक है। आपने पढ़ने का तरीका, चैट जीपीटी तो सबको पता है, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको आना चाहिए। नॉलेज तो बड़ा है, लेकिन उस नॉलेज को ग्रैब करना, एक्सट्रैक्ट करना, ये आपकी स्किल है। जितना मर्जी चैट जीपीटी, जितना मर्जी कुछ है दुनिया में, अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, ये स्किल है, ये क्या है, स्किल है। मैं कल ना एक ड्राउट टेस्ट के ऊपर ना एक डाटा था, शुगर केन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया होता, उसमें से ना कोई 12 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स थी। अब मैं एक एक ट्रीटमेंट को कॉपी पेस्ट करके एक टेबल बनाना था। मैं कहा यार अब मैं कैसे बनाऊँ, कोई टाइम लग जाना। मैं वो लिंक चैट जीपीटी भेजा, मैं कहते भी चलो मेरे हाँ टेबल बना दे, लेकिन वो बना ही ना रहे, जो जो भी बनाए वो गलत बना दे। अच्छा, मैंने कहा कि इसकी ट्रीटमेंट और इसके जो, इसके ऊपर इसका ट्रीटमेंट, इसका जीन आईडी, उसका ऐसा जो उसका जो आईडी है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, और उसके एक दो और चीजें। जब मैंने
उसको कहा तो उसने मुझे गलत सी अजीब सा डाटा दे दिया, जो मैं चाहता था वो नहीं था। फिर मैंने देखा कि उन्होंने ट्रीटमेंट का नाम क्या रखा हुआ है। उन्होंने नाम रखा था बायो सैंपल। उन्होंने तो और उसके वो जो कंडीशंस थी उनको नाम कंडीशन लिखा हुआ था, उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ था, उनको कंडीशन लिखा हुआ था। फिर मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा कि ओके, जनरेट दिस डाटा विद दिस कॉलम। ये पहले कॉलम के अंदर ये चीज आनी चाहिए, दूसरे कॉलम के अंदर ये चीज होनी चाहिए। और इस पूरे डाटे के को 36 उनके थे सैंपल। मैं इन 36 के 36 सैंपल में से ये चीजें हर सैंपल की एनलिस्ट कर दो, उसमें साथ में ये कंडीशंस ऐड कर दो। उसने सेकंड में कर दिया। इट मीन अब मैं मुझे स्किल आ गई कि इसमें से डाटा। अच्छा, अब हम पहले बायोइन्फॉर्मेटिक्स का डाटा लेते थे हम, तो हमें ना कई कई दिन लग जाते थे। अब वो अब है ना, वो कल मेरे पास मेरा स्टूडेंट आया एंटोमोलॉजी का, मुदस्सर। उसके साथ मेरी कई पब्लिकेशन है। मुदस्सर कहता है सर मैंने ना पाइथन सीखा है, पाइथन के अंदर ना मैं उसकी एपीआई डालता हूँ उस वेबसाइट की, और वो पाइथन उसके साथ कनेक्ट हो जाता है वेबसाइट एनसीबीआई के साथ। अब वो उसके अंदर मैं कमांड देता हूँ और वो पूरे वायरसेस का डाटा, अगर उसके अंदर कोई 1000 वायरसेस का सीक्वेंस का डाटा है ना, मुझे एक्सट्रैक्ट करके पाइथन दे देता है। पहले मैं क्या करता था, एक एक कॉपी पेस्ट करनी, या एक सर्च करना टोमेटो लीफ को न्यूज, और उसकी इतनी सीक्वेंस आनी उसको कॉपी पेस्ट करनी। फिर मैंने देखना कि दूसरे वायरस का डाटा, मूंगवीन येलो मोज़ेक का, उसके लिए मुझे काफी टाइम लग जाता था। अब तो इट मीन्स दैट दुनिया में जिस तरह तरक्की हो रही है, हमें भी उसके मुताबिक अपने आप को, प्रॉब्लम को मॉडिफाई, अगर जरा दुनिया में पुराने जमाने में जब प्रॉब्लम आते थे, जब पुराने जमाने में प्रॉब्लम ये आते थे कि हमने, ये आ गया मुदस्सर, थिंक ऑफ मुदस्सर, मुदस्सर इज देयर प्लीज कम हियर। ठीक है। तो मुदस्सर आप आज मुदस्सर इधर आ जाए, यू आर अ सीनियर नो। ओके। चेंज, मेरी बात की समझ आई आपको? तो आपने ये चीजें कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, ये सीखनी है। प्रॉब्लम जैसा पुराने जमाने में मैंने कहा ना, प्रॉब्लम आते थे तो हम क्या करते थे, हम बैठ के सोचते थे कि इस प्रॉब्लम का हल क्या निकाला जाए। फिर उन्होंने कहा कि यार, अल ख्वारिज़मी ने कहा कि असि ना कोई बना लेने इक्वेशन बना देते हैं। अब उसने इक्वेशन इक्वेशन बनाई, फर्ज किया एक्स प्लस वाई वाली ना। पर क्या आपका एग्रीकल्चर का आपको प्रॉब्लम था, हमने कहा कि वाई आउटपुट को कहते हैं, यील्ड को, इज इक्वल टू 3x। अब x क्या है, फर्ज किया फर्टिलाइजर। अगर हम 1 ग्राम फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो यील्ड कितनी आएगी, 3। x का मतलब अगर x 2 कर दे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा। अब हमारे पास ये एक फार्मूला बना लिया, लेकिन उसके अंदर पहले उसको डाटा था हमारे पास, उस डाटे को एनालाइज करके हमने एक फार्मूला बना लिया। अच्छा, ये था पुराने जमाने में हम ऐसे करते थे। फिर आया नया जमाना, कंप्यूटर का दौर आया। हमने कंप्यूटर को कहा ये हमारा प्रॉब्लम है, अब इसको हल किया जाए। अब हमने पाइथन से और ये वो एआई से ये डाटा जनरेट करके हमने प्रॉब्लम को हल, क्योंकि सॉफ्टवेयर बना लिया, एक्सेल की शीट बना ली, कैलकुलेटर बना लिया। ठीक है। अब जो जो नई नई चीजें आती हैं, वो आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए है। अगर हम कहें कि नहीं नहीं ये बस मैं हमारे लिए नहीं है, तो हमने इसमें नहीं काम करना, तो हम तो फिर पुराने जमाने में ही रहेंगे। हम तो पुराने जमाने में ही रहेंगे, और हम पुराना ही तरीके से अगर करेंगे तो वो काम नहीं होगा। मेरे लिहाज से तो आजकल हर बच्चे को ना ये जो डाटा साइंस तो सबको आने हैं, मतलब सर हर एक को आनी चाहिए, चाहे वो एंटोमोलॉजी का स्टूडेंट है, चाहे वो, ठीक है, चीजें समझ आ गई। अच्छा, अब है फोकस ऑन स्पेशल, ये क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल लैंडस्केप मैनेजमेंट। उसके बाद आ गया लैंडस्केप डिजाइन क्या होता है। लैंडस्केप डिजाइन क्या होता है कि डिजाइन, अच्छा, आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ा हो, लेकिन ये मुझे लगता है कि अच्छा बनाई हुई है डेफिनेशन डिफिनेशन इसकी। ये सलसाबिल पढ़े तो क्या लिखा हुआ है ये? अब आपको नजर नहीं आता होगा, ये प्रॉब्लम है। जी मुस्कान अबशरा। एस्थेटिकली प्लीजिंग, इसका मतलब क्या है?
बहुत अच्छी हो और उसकी सस्टेनेबल हो कि आगे आने वाली जनरेशन को नुकसान ना हो, फंक्शनल हो और लोग वहाँ एंजॉय कर सके वहां पर। ये है लैंडस्केप डिजाइन। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को हमने मद्देनजर रखते हुए आपने उसको ह्यूमन नीड्स के मुताबिक उसको ये डिजाइन करना है इकोलॉजी की प्रिंसिपल्स के ऊपर। जी आगे। अगर आपने लैंडस्केप गार्डनर बनना है, डिजाइनर बनना है, तो आपको अपने क्लाइंट को ना इस तरह की टर्म से ना बेवकूफ बना, मैनुपुलेट करना है, इसको बेवकूफ बनाना है। बेवकूफ कैसे बना सके थे? व्हेन यू हैव अ नॉलेज ऑफ दैट। ये मेरा जो गार्डन होगा ना इकोलॉजिकली बैलेंस, नेचर के बैलेंस, इससे क्लाइमेट चेंज नहीं होगी, आपकी घर की लेयर अच्छी रहेगी, यहाँ हम ऐसे पौधे लगाएंगे जो कि पोल्यूशन को मिटिगेट कर देंगे, ऐसी कहानियां। और आप, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि ये जो पौधा है ना, ये नाइट्रस ऑक्साइड को ना अब्सॉर्ब कर लेता है। ये जो पौधा है ये कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्वेस्ट्रेशन कर लेता है। और ये इसके इसको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। आपका ऐसी फ्रेग्रेंस देता है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर ना आपको वो क्लीन कर देता है। तो ऐसी कहानी और ऐसा डिजाइन होगा कि आपकी अगली आने वाली जनरेशन भी कहेंगे दादिया तू बड़ा ही काम किया सी। शिवाजी वाला काम ये वो कहानियां हैं व्हेन यू वांट टू बी अ वेरी गुड लैंडस्केप डिजाइनर। तो ये वो कहानियां हैं जो आपको आनी चाहिए। और आप है बच्चे ऐसे ही है, मैं मजाक नहीं करता। मेरा कजन है, वो उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई थी और निकम्मा हुंदा सी एफएससी च। वो कहानी बाज पूरा सी, कंट्री मैनेजर बने है। कहानी पूरी सी है। ठीक है। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਉਸका ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੈਕਡੋਨਲਡ KFC ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਨ ਪਾਏ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ वो लेकिन अब माशाल्लाह अल्लाह मियां ने उसको क्यों कहानी बाज अभी भी कहानी, वो बंदे को टेलीफोन पे गुमराह कर लेता है कि ये जो मशीन लेनी है ना, ये सब तो अच्छी मेरे को ही है। वो बायोमेडिकल के ना इक्विपमेंट बेचता है, ही इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ही नो ही इज अ बायोमेडिकल इंजीनियर। और वो बेची जा रहा है। ठीक है। कंटोनमेंट बोर्ड फौजियों ਨੂੰ बेची ਜਾਂਦਾ ਜਾ के। वो इसलिए वो कामयाब है, कहानी है ना। अभी जो बंदा अगर प्रोफेशनल फील्ड में जाना है, अपने फील्ड में जाना है, वो आप जितने कहानीबाज होंगे ना। मैं एक दिन और शाम के साथ गया एक वो लैंडस्केप वाले, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਵਾ ਐਪਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਜ਼ਾਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਨਾਨਾ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਬਨਾਨਾ ਫੁੱਲ उगेगा ते फ्रूट आएगा, ते ऐसी फ्रेगनेंस आएगी कि तू मलका बरसानिया की तरह ना महसूस करेगी। वह कहानी है ना। उन्हें 12 ਲੱਖ रुपया उन्हें उतों लिया मुख्तलिफ तरीके उन्होंने जो 5 किलो 6 बाकी ਉਹਦਾ खर्चा भी आया ना, कोई 6 ਲੱਖ रुपया उन्हें 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ कमा लिया। इतना पैसा कमाते हैं लैंडस्केप डिजाइनर। कहानी क्या है? ਜਿਤਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਮੋਗ ਆਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ इंडिया का, बड़ा जॉली आदमी है। ठीक है। तो अभी में आपको ना बच्चे ड्रामेबाज, ड्रामेबाज होने के लिए आपके पास नॉलेज होगा तो ड्रामेबाजी होगी। ठीक है। अच्छा, अब है कि कंबाइन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है, इंक्लूड ह्यूमन ग्रीन स्ट्रक्चर है, सपोर्ट क्लाइमेट अडॉप्टेशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल। वही कहानी कि आपके घर में पोल्यूशन नहीं आएगी, स्मोक नहीं आएगी, मच्छर नहीं आएंगे। मेरे पास ऐसे पौधे हैं जो मच्छरों को
खत्म कर देंगे, जब भगा देंगे आपके इलाके के इर्द गिर्द, हाँ, कोई मच्छर नहीं आएगा। इंटोमोलॉजिस्ट भी हमारे साथ बैठा है। की कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप इकोलॉजी क्या है कि लैंडस्केप स्ट्रक्चर्स क्या है, क्या है कि स्ट्रक्चर्स किसे कहते हैं, स्पेशल पैटर्न ऑफ पैचेस, कॉरिडोर्स एंड मैट्रिक्स। कॉरिडोर्स किसे कहते हैं अब्दुल रहीम? ये जो रूम्स के दरमियान हम बनाते हैं खास तौर के लिए डिफरेंट एरियाज को भी कनेक्ट करते हैं। ये हमारा सामने कॉरिडोर है ना, ये उस साहब साहब के ऑफिस को भी कनेक्ट कर रहा है, आगे बिलाल चड्ढा साहब के ऑफिस में भी, रूम्स को भी, इसे कहते हैं कॉरिडोर्स। नेचर के अंदर कॉरिडोर्स होते हैं, नेचुरल कॉरिडोर्स, जो कि डिफरेंट हैबिटेट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो गाइड करते हैं कि भी फर्ज किया एक एनिमल है, उसने एक जगह से पानी पीना है, दूसरी जगह उसने ग्रास खानी है, और उन दोनों को कनेक्ट करने वाली चीज क्या होगी? कॉरिडोर। और हमने क्या किया, अगर हमने उस कॉरिडोर ही खत्म कर दिया, दरमियान में मोटरवे बना दी, तो हमने जुल्म किया नेचर के साथ। हमने एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स क्या हुआ, वो डिस्टर्ब हो गई। उससे क्या नुकसान होगा कि हमने नेचर को, जो नेचुरल प्रोसेस को, इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया। ज़ाहिर है, आप नेचर को डिस्टर्ब करोगे, आपने नेचर को डिस्टर्ब किया कि रावी का पानी इंडिया में रोक लिया, तबाही हो गई है। सैलाब आते हैं, फ्लड आता है, तो तबाही हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने नेचर को इसके साथ छेड़छाड़ी की। नेचर को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। नेचर तो, दरिया रावी और लाहौर का तो एक वैसे ही बड़ा प्यारा एक तलक था। लाहौर बना ही रावी की वजह से था, और अब हम लाहौर में पानी, रावी में पानी नहीं है, तो लाहौर की कहानी नहीं है। ठीक है ना? तो आप देखे ना भी पुराने दौर में, तो जब सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, तो ऐसी जगह ही डेवलप हुई जहां पर ये पानी था। और इंडस रिवर हो गया आपका, लगा ला, नाइल रिवर हो गया, फिर दजला और फरात के किनारे शहर आबाद हो गए। ठीक है, अब हमने उस नेचर को ये सारी इकोलॉजी है, ये सारा इसको स्टडी करना लैंडस्केप इकोलॉजी। ठीक है, और ये भी हॉर्टिकल्चर ही है, ये भी हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, अच्छा आगे आ गया कि और एलिमेंट्स इन लैंडस्केप डिजाइन जी। बड़े बच्चे आप। Green belts and buffer zones, urban tree clusters and green corridors, wetland and wet sensitive, वाटर सेंसिटिव लैंडस्केप, चलो पढ़ लागे, खड़ा हो जा। water sensitive landscapes through flow gardens and vertical green, eco parks and biodiversity conservation. भी अगर आपने ये एलिमेंट्स, आपने इस तरह की कहानी बतानी है कि हम ये लाहौर में करना चाहते हैं, अर्बन प्लानिंग के अंदर, अर्बन सिटी प्लानिंग के अंदर इस तरह की चीजें ऐड कर दें, तो बायोडाइवर्सिटी पार्क हो, ये पूरी दुनिया में ऐसे हैं, बाकी ऐसा ऐसा है दुनिया में ना। कई आप ना, मैं ऑकलैंड गया ना, ऑकलैंड की बसों में ना लिखा होता था कि ऑकलैंड इज सस्टेनेबल इको फ्रेंडली सिटी। बकायदा बस, दिस फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड दैट आर इको फ्रेंडली सस्टेनेबल। वो कह रहे हैं कि हम कोई भी कार्बन एमिशन नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन एमिशन दुनिया को दे, बल्कि हम कार्बन को स्क्वेस्टरिंग ज्यादा कर रहे हैं। हम जितनी भी कर रहे हैं उसको हम उससे ज्यादा, हम उसको, इसलिए जो हमारी बसेस है वो इलेक्ट्रिक है। मैं जब ऑकलैंड गया तो वहां पर बसेस के ऊपर वो लिखा होता था कि वी आर इको इको सस्टेनेबल सिटी। इस तरह दुनिया में आजकल नए शहर जो बन रहे हैं ना, उनकी, जो भी नए शहर बनते हैं, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि उसको इको फ्रेंडली होना चाहिए। आपके एग्जिस्टिंग सिटीज को भी आप इको फ्रेंडली बनाएं, पोल्यूशन ना हो, वो ग्रीन हाउस गैसेस अमिट ना करें, उसको वो स्कैवेंज करें। ठीक है, ये कहानी है, बस अपने आप को गोरों को डरे हुए हैं कि कहीं साढ़े क्लाइमेट चेंज है ना, बर्लिन शहर का टेम्परेचर ना चेंज हो जाए। ठीक है ना? अब ज़ाहिर है, अगर यहाँ पर कोई एक्टिविटी होगी तो वो तो पूरे एटमॉस्फेयर में जाएगी। वो ना सिर्फ अफेक्ट करेगी, आपको पता है कैसे कहा जाता है कि अगर सहारा डेजर्ट खत्म हो जाए तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं लगी समझ? बताओ फातिमा, व्हाट डज इट मीन कि अगर सहारा खत्म हो जाएगा तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी खत्म हो। एक वो मूवी भी थी, आई एम नॉट, आई एम खान, आई एम नॉट टेररिस्ट। वो एक मूवी थी शाहरुख खान की, उसको वो कहती थी अगर बीज खत्म हो गई तो दुनिया में फूड खत्म हो जाएगी।
वाई? बीज क्या करती हैं? पॉलिनेशन करती है, पॉलिनेशन नहीं होगी फ्रूट, और वो पूरी दुनिया में फूड खत्म। देखो ना, इसको लिंक किया करो, ये जो मैं आपको जब चीजें बताता हूँ ना, जब आप, तो इससे आपकी ना लॉजिक, आपकी ब्रेन की क्रिएटिविटी, इस तरह के जब क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका मिलता है, आपको लॉजिकल थिंकिंग का। ठीक है, तो आप अपने आप को लॉजिकल थिंकर बनाएं। ये लैंडस्केप इकोलॉजी की स्टडी भी एक किस्म की लॉजिकल थिंकिंग से ही आती है। इवन मैथमेटिक्स, आपको डेटा साइंस, ये भी आपको लॉजिकल थिंकिंग का प्रोसेस बताता है। ठीक है, तो अपने आप को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना बैठो, कॉन्फिडेंस से बैठो। भी लगे कि मैं क्लास में ना बस बहुत और मैं दुनिया में ना मैं कुछ करने आया हूँ। ठीक है ना, फिर इसलिए ना बैठो बस यार क्लास ना हो बस यार ना आप गुलाम फातिमा रेंज ये सोच रही है, अब ना ये जल्दी ना खत्म हो, ये करते यार। बी कॉन्फिडेंट। हम समझ आ गई आपको? दिल से, कोई काम जो दिल से किया जाता है ना, वही होता है। ऐसे ही ना सब सभी? नहीं, दिल से ना किया जाए, नमाज भी दिल ना ना पढ़ा, अल्लाह ताला नहीं कबूल करता। जिसको हम खुशू खुजू कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या हो गया, दोनों मिलते तो पेंसिल सिटेंगी। ओके, आगे आ गया रिसर्च प्रोजेक्ट आइडियाज, कौन कौन से हो सकते हैं जी बच्चे, अब्दुल रहीम पढ़ो। जी, क्या अगर इस तरह का आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होगा तो क्या होगा, कैसे करेंगे ये प्रोजेक्ट? हमने इम्पैक्ट मालूम करना है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अर्बन। जी भाई। डाटा कलेक्ट करेंगे सर डिफरेंट एरिया से, कहाँ कहाँ ग्रीन बेल्ट मौजूद है, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट एरिया। एडमी, अगर ये आपका प्रोजेक्ट होगा ना, इसमें कोई आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं लगाना। आपने सिर्फ लाहौर के वो एरिया सेलेक्ट करने जहां पर ग्रीन एरिया है, उसका आपने एक स्पेस साइंस वालों से ना एक पूरा लाहौर का मैप उनके पास होगा, जीआईएस का डाटा। उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से एरिया ज्यादा ग्रीन है, कौन से एरियाज। उस बेस के ऊपर आप एक डिवीजन कर ले, वो आप मैप हो स्पेशल एनालिसिस करके वहां पर आप जाएं। वहां जाकर उनके जो उस इलाके के जो है ना एयर क्वालिटी वाले कोई अदारे, उनसे पूछें कि यहाँ का एयर क्वालिटी का इंडेक्स काफी दिनों का क्या है। जी तारिक साहब। हैं? सेम सेम है कि नहीं? जी बताएं, क्या कह रहे हैं? मेज, कहना ही मुझे लग रहा उसे लगा दिए थे ज्यादा अच्छा। अच्छा, हम खाएं देखो, हाँ जी दोस्तों। पहले मेरी लत नहीं ऊपर उठ रही। ओके, ये है कि हमने इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन एयर क्वालिटी, इसके ऊपर आपने सिर्फ ये करना है कि लाहौर का मैप लेना है। आप स्पेस साइंस वालों के पास चले जाइए, उनके पास वहां पर बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो आपको खालिद महमूद साहब, उनसे आप लें। उनको कहें कि यार स्पेस के ऊपर ना मैं ना लाहौर के कितने परसेंट एरिया है, बल्कि जौहर टाउन का इलाका देखें कि पूरे जौहर टाउन में कितने परसेंट ग्रीन एरिया और कितना परसेंट, वो मैयर करके बता देंगे आपको। मॉडल टाउन का क्या एरिया है, ये एरिया है, वो एरिया है, वो है। उसको भी काउंट, हाँ उसको करेंगे ना काउंट। ठीक है, उस बेस के ऊपर हमने ना डिफरेंट एरिया सेलेक्ट कर लेने हैं। हाँ वो, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उनका एयर का क्वालिटी इंडेक्स क्या है, वो भी ज़रा पूरे लाहौर का ना हर इलाके का अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप किसी एक ही वेबसाइट, चाहे एलडीए की वेबसाइट है या पता नहीं कौन, आपको जो वेदर स्टेशन है उनसे मिल जाएगा डाटा। ठीक है, फिर आपने उस डाटे को एनालाइज ही करना है। उसके लिए आपको सिर्फ एक दो बार वहां जाना पड़ेगा, और वहां से जो डाटा कलेक्ट करके फिर आपने एक रिपोर्ट या रिसर्च पेपर लिखना है। ठीक है, मेरी मेरी बात की समझ आई ना? फिर या ये इस तरह का एक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने रिसर्च करनी है। ठीक है, रिसर्च आपने करनी है कोई एक टॉपिक के ऊपर तो लाजमी करनी है। ठीक है, मेरी बात की समझ आई? दिस इज द टाइप ऑफ रिसर्च दैट यू कैन परफॉर्म, यू डोंट नीड टू गो टू दीज फील्ड प्लेसेस।
एंड जस्ट गो एंड चेक डाटा, उसको एनालाइज करें, और उस डाटा के कोरिलेशन रिग्रेशन में भी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तो उस डाटा को कोरिलेशन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं वो हमें। फिर रोल ऑफ अर्बन फॉरेस्ट इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये भी हम देखते हैं कि कार्बन की जो सिक्वेस्ट्रेशन है वहां पर, इसके लिए हमें एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को मैयर कर सके ना। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हमें ज़ाहिर एनालिसिस ज्यादा करने पड़ेंगे, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ये अदनान जहा साहब ये काम कर रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर ना। ठीक है, हाँ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर वो काम कर रहे हैं। इस वेटलैंड रिस्टोरेशन फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लड कंट्रोल। अब वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेट का मतलब गीले लैंड, पूरी लैंड च पानी नहीं हैगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी है रिवर के जो अराउंड्स होते हैं एग्जैक्टली वो वेटलैंड्स होते हैं, या नहर के इर्द गिर्द ऐसा एरिया जहां पर तो पानी हर टाइम पानी है, लेकिन वो बह नहीं रहा, लेकिन मट्टी च पानी है, उसे हम क्या कहेंगे? वेटलैंड्स। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि क्या हम इसको वेटलैंड्स को के अंदर हम बायोडाइवर्सिटी को इनहांस कर सकते हैं। सारा पानी हर टाइम अवेलेबल है, वहां पर ऐसे पौधे लगाए जाएं जो कि ग्रो कर सके, और उनसे जो ज़ाहिर कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा हो करेंगे, वो ग्रीन हाउस गैसेस को ऑब्जॉर्व करेंगे। अब वो पानी हर टाइम रहता है, वो पानी इवेपोरेट कर जाएगा, वो हमारे काम का नहीं होगा। हाँ, इवेपोरेट करेगा तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि वो लाहौर का टेम्परेचर को डाउन करने में हेल्प करे, लेकिन वो उससे ज्यादा अच्छा है कि वहां पौधे लगा दिए जाए, पौधों से इवेपोरेशन हो जाए। पानी तो इवेपोरेट होना ही है, वो लीव से इवेपोरेट हो, और उससे क्या होगा, वो जो एयर है फिल्टर होती जाएगी। ठीक है ना। तो आपने ये देखना है कि कैसा प्लान बनाना है कि कैसे मैं लाहौर के अंदर वेटलैंड्स को कैसे रीस्टोर कर सकता हूँ ऐसा रिसर्च आइडिया प्रोजेक्ट्स के, जिससे हम लाहौर के अंदर ये पूरी की पूरी एक बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी समझ आ गया? गुलाम फातमा समझ आई क्या होती है हाँ, ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को कैसे हमने वो करना है। ठीक है, एंड और उससे हमने फ्लड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है वेटलैंड्स के अंदर अगर हमारे पास ट्री प्लांटेशन पहले से ही हो जाएगी, रावी दे इर्द गिर्द पौधे ला दो, रावी के, ये बकायदा प्लान भी था हमारा, हमारे एक्स पीएम का, कि यहाँ पर 1 किलोमीटर पानी का दरिया का है, उसे इर्द गिर्द पता नहीं कितने किलोमीटर हमने ना, या आधा आधा किलोमीटर दरख्त लगाने थे, या 300 400 फुट तक ना, ताकि कि जंगल बनाया जाए रावी गेट पे, उसके पीछे फिर हमने रोड्स बनाना था, हाईवे, ताकि वो जो दरिया का अगर फ्लड आए भी कभी वो कवर कर ले। फिर उससे पीछे रूदा बनानी थी, रावी अर्बन। फिर साथ में एक था कि 13, अब तीसरा मसला ये था कि रावी के इर्द गिर्द, अगर रावी के अंदर तो गंदा पानी आता है, रावी के अंदर तो उससे तो बो आएगी वहां के रहायशियों को। अब उसने कहा था कि हम 13 फिल्टरिंग वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे लाहौर के अंदर, जो गंदा नाली को साफ करके उस, अच्छा, आपको पता है पूरी दुनिया में उस गंदे नाली से पानी को साफ करके उसमें से जो प्रोडक्ट निकलते हैं ना, उससे दोबारा एनर्जी बना रहे हैं। ऐसा प्लान था उस शहजादे का, लेकिन रूडा ने उस तरीके से उसको किया ही नहीं। पूरी दुनिया में अगर अगर दरियाओं के इर्द गिर्द कोई शहर आबाद है ना, वो इसी, आप जर्मनी चल जाए, अब मैं वियना गया था, शहर दरमियान में से, शहर के दरमियान में से रिवर गुजरता है, उसके इर्द गिर्द बिल्कुल दरिया दरमियान में से गुजरता है शहर के। दरिया नील को देख लें, मिस्र के कायरो शहर के दरमियान में से दरिया निकल रहा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कॉलोनीज बनी हुई है। लेकिन उन्होंने दरिया के रिवर को, जो पानी को फ्लो को मेंटेन रखा हो, बड़े इको फ्रेंडली। हमारे धन्यवाद ना, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ईपीए ਦੀ एग्जांपल दी है ना, ਅਸੀਂ काम करीदा वा अपने फायदे लिए, मेरी तनहाल मेरी ना ईपीए में जॉब लग जाएगी, मेरे जो क्लाइमेट वाले हैं वो बच्चे वो वहां एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन मकसद क्या था यार, उसका मकसद क्या था वो नहीं पूरा हुआ। लेकिन डिपार्टमेंट तो वो बन गया है। ठीक है, ऐसे ही इस मुल्क के साथ हुआ है, इस मुल्क के साथ भी नीयत नहीं अच्छी, नीयत ही भैड़ी है, ऐसा ही है। ठीक है, और इस नीयत भैड़ी ने ये काम किया है खराब। ठीक है, और उसके बाद है
लैंडस्केप कनेक्टिविटी एंड वाइल्ड लाइफ मूवमेंट कॉरिडोर्स। आप जी इसके ऊपर रिसर्च कैसे करेंगे मुस्तफा? हमने लाहौर ये देखना है कि हमारी लैंडस्केप कनेक्टिविटी है। अब लैंडस्केप किसे कहेंगे बच्चे? डिजाइन नहीं है, लैंडस्केप किसे कहते हैं? देखती है क्या डिफरेंट लैंडस्केप फर्ज किया जो मॉडल टाउन की लैंडस्केप दे आर कनेक्टेड विद द जॉर्ज टाउन, या हमने दरमियान में रोड्स को बना के उन दोनों की लैंडस्केप को डिस्टर्ब कर दिया है। अगर हमने उनको कनेक्ट करना है ताकि बर्ड्स मूव करें, उनकी जो बाकी चीजें सारी, एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट हो। आपको पता है ना कि सेंट्रल पार्क बना हुआ है न्यूयॉर्क में, पता है आपको? उतना शहर नहीं है जितना सेंट्रल पार्क के अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं। बिल्कुल। आप इंटरनेट पे सर्च आउट करेंगे न्यूयॉर्क का मैप, उसके दरमियान में एक सेंट्रल पार्क बना हुआ है, और इतने प्लांट्स है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतना कुछ है वहां पर कि वो न्यूयॉर्क शहर की सारी पोल्यूशन को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से एक सस्टेनेबल। ठीक है। ग्लासगो शहर में, मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसके साथ फॉरेस्ट था, जंगल थे। मैं डेली, हम वो मेरे साथ एंड्रयू जॉन लब होता था, हम अक्सर शाम को ना 4 बजे उधर निकल जाना, घूमना फिरना, साथ नेचर को एंजॉय करना। कैलवन रिवर था, कैलवन का पता है कौन? कैलवन, कैलवन जिसको टेम्परेचर को यूनिट नहीं था, वो एक्चुअली ग्लासगो का था। और स्लैब में भी मैं गया हूं, जहां पर उसने ये टेम्परेचर का ये सारा वो साइंस रिसर्च करके उसने बताया था कि ये और वहां पर इतनी खूबसूरत एनवायरनमेंट थी, पोल्यूशन फ्री थी, और वो चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद आगे कम्युनिटी गार्डन एंड सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग। व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी गार्डन इन? अच्छा, इसके लिए हम रिसर्च कर सकते हैं कि करंटली कितनी कम्युनिटीज हैं लाहौर के अंदर, और उससे वो कौन कौन सी, क्या 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 वो उनको पता, दे नो अबाउट द क्लाइमेट चेंज, दे हैव द अवेयरनेस। हम एक परफार्मा बना सकते हैं, वहां जाके पूछ सकते हैं कोई डिफरेंट जो कम्युनिटीज है, किचन गार्डनिंग हो रही है, क्या उनके लोगों को ये पता भी है कि क्लाइमेट चेंज होती है, या उसका कोई इम्पैक्ट भी होता है? चाहे अगर उनको ये पता ही नहीं है कि क्लाइमेट अवेयरनेस क्या है, तो वो कैसे क्लाइमेट चेंज वाले सस्टेनेबिलिटी इकोलॉजी के ऊपर वो काम करेंगे? उनको कहेंगे कि हमने तो पौधे ग्रो करने हैं, फर्टिलाइजर लगाएं, उसके टॉक्सिक केमिकल स्प्रे करें। दे डोंट केयर अबाउट दैट बिकॉज दे डोंट नो कि दे कैन अफेक्ट ह्यूमन वेदर। दे नो। पहले तो हमें असेसमेंट करनी पड़ेगी, पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ये भी रिसर्च का टॉपिक है, असेसमेंट ऑफ द। मेरी बात की समझ आ रही है? और वो डाटा कलेक्ट करें, वहां से लोगों को इंटरव्यू करें, उसका नाम लिखें, उसकी एजुकेशन लिखें, बल्कि एक कॉलम बनाएं, नाम, एजुकेशन, उसका एज, फिर उसको पूछेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन बनाएं, फिर उससे पूछते जाएं और उसको टिक करते जाएं। फिर डिफरेंट जो, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ इस इलाके में इस लोग वाले के लोगों को एजुकेशन लेवल दिया था, और उनको ये नहीं पता था कि क्लाइमेट चेंज होती है या नहीं, या लोगों को कितनों को पता था, कितने परसेंट लोगों को ये पता था कि वहां पर लोग इस तरह का एक रिसर्च प्लान कर सकते हैं। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आपको? इसके अंदर साइंस भी है, इसके अंदर सोशल साइंसेस भी है, इसके अंदर डाटा साइंस भी आ गई, इसके अंदर इकोलॉजी भी आ गई, और ये ज्यादातर सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं इसको, क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर स्टडी, जो जो जेंडर साइंस की भी वो जेंडर डिपार्टमेंट के मैं प्रोफेसर है, वो थोड़ा कनेक्ट करा दूंगा, वो थानू सारा कुछ वो इससे काम कर रहा। तब वो मुझे कहता था कि मुझे दो स्टूडेंट आपने, अगर हमने बैठ के मिल के काम करें। मेरी बात की समझ आई ना? तो अब कम्युनिटी गार्डन्स का समझ आ गई। उसके बाद आ गई, अच्छा अब ना जब से बजाज यूनिवर्सिटी में आया हूँ, मुझे ये बड़ा अच्छा मिला है कि हमने डिफरेंट टीचर कम्युनिटी के साथ मिलते हैं ना, और वो सारे अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। सोशियोलॉजी का प्रोफेसर मिलेगा तो मैं उससे बाकायदा डिस्कशन शुरू कर देता हूँ, ये सोशियोलॉजी होती क्या है। फिर मैं इकोनॉमिक्स के बंदे को मिलता हूँ, फिर साइकोलॉजी के बंदे को मिलता हूँ। वो ऐसे ऐसे पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है जो ऐसी अच्छी बातें करते हैं ना वहाँ। हमारे ये एग्जेक्टिव क्लब में ये बड़ा अच्छा क्लब बना हुआ, वहां पर ना कम्युनिटी के डिफरेंट जो थिंकर, वहां पर वाकई थिंकर बैठे होते हैं, और वो जो वैसी बातें करते हैं बड़ा मजा आता है यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, अभी ऐसा भी हो सकता है। के लिए अपनी साइंस ही नहीं है, देर आर
ये जो आर्ट के सब्जेक्ट है ना, दे आर वेरी, उसके अंदर रिसर्च के वो बड़े ऐसे ऐसे आइडियाज बताते हैं भी मजा आ जाता है कि यार उनके साथ ना, उससे हमारा जो सोचने का अंदाज भी चेंज हो जाता है। मेरी बात की समझ आ रही है? इसलिए डिस्कशन किया करें आप डिफरेंट, बल्कि आप स्टूडेंट किसी और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के साथ मिलकर बताइए यार आप क्या काम करते हैं, हम मिलके क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? इससे आपको बड़ा नॉलेज मिलेगा, बड़ी आपके अंदर ना एक क्रिएटिविटी आएगी कि अच्छा दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसके अंदर अच्छा फिर आ गया प्रोजेक्ट्स फॉर क्लाइमेट चेंज। अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ट्रीज अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिल्टर एयर पॉल्यूटेंट। हम ऐसे प्लांट आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट कैन अब्सॉर्ब मोर कार्बन डाइऑक्साइड, मोर स्मोक रिलेटेड। ठीक है, आगे बच्चे पढ़े। rooftop gardens, reduce buildings and बिल्डिंग हीट। building heat and हमने देखना है कि वो तमाम इलाके जहाँ पर रूफ टॉप गार्डन ज्यादा बने हुए हैं उनकी एयर क्वालिटी कितनी है, और वो इलाके जहाँ पर रूफ गार्डन नहीं है तो उनकी एयर क्वालिटी का। फिर वो गार्डन जिनके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, और वो गार्डन जिसके अंदर सिर्फ सोलर पैनल और रूफ टॉप गार्डन भी है साथ, उनकी हीट का लेवल क्या है। It means there are many area of research that can be designed, that is come under landscape design ecology। ये एक्चुअली दोनों मिलते जुलते सब्जेक्ट है, लैंडस्केप डिजाइन और लैंडस्केप इकोलॉजी। कि आपने एक डिजाइन किया, उससे देखते हैं उससे सस्टेनेबिलिटी आई है कि नहीं। उस तरह के फिर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सीएम साहबा को कहते हैं कि इस तरह के डिजाइन ज्यादा बनाए जाए, तो हम लाहौर के शहर के ये प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। मैंने एक छोटे से एरिया में ये डिजाइन बना के देखा है। उससे पहले इलाके की कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रोजन ऑक्साइड का ये लेवल था, लेकिन जब मैंने इसको डिजाइन बनाया और उससे 6 महीने के बाद वहां पर, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि इसी तरह की मॉडल पूरे शहर में बना दिए जाए, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। सीएम साहबा, पैसे, समझ आएगी ना? तो पैसे लो, ਏਦਾਂ ਹੀ बेवकूफ बना के ते करोड़ों रुपया पैसा हजम ते। ठीक है, तो पैसे कमाने के तरीके लेकिन ऐसे होने चाहिए जिससे इस मुल्क को भी फायदा हो। ठीक है, पैसे कमाएं, हलाल तरीके से पैसे कमाएं, लेकिन इस मुल्क को भी फायदा करें और अपना भी फायदा करें। ये नहीं कि अपना ना फायदा करें, अपना भी फायदा करें, लेकिन कुछ ऐसा। अच्छा, फिर आ गया स्मार्ट लैंड यूज प्लानिंग, कंट्रोल अर्बन स्प्रॉल्स एंड पोल्यूशन। अब ये क्या है? स्प्रॉल्स क्या होते हैं? स्प्रॉल, स्प्रॉल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? यही बर्ड्स को कहते हैं मुझे लगता है ना, ये इससे रिलेटेड ये ना, जो फ्लाइंग कोई चीज होती है ना उससे स्प्रॉल्स, या ये सारे इसमें चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसको हमने कंट्रोल अर्बन स्प्रॉल्स एंड पोल्यूशन। ठीक है, आगे पॉलिसी एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अब लोकल कम्युनिटीज को हम एंगेज करें इन लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर। फिर इम्प्लीमेंट सिटी लेवल ग्रीनिंग पॉलिसीज। आप गवर्नमेंट को कहो कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, हमें ये ग्रीनरी की पॉलिसी इस शहर के अंदर इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इंसेंटिवाइज रूफ टॉप गार्डन एंड ट्री प्लांटिंग। अगर हम एक ऐसा इंसेंटिवाइज करेंगे, वो बंदे जो रूफ टॉप के ऊपर गार्डनिंग करते हैं, उससे शहर की जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा लोगों को इंसेंटिव देंगे, अपने हर कोई अपने घर के ऊपर, उसका फायदा एक्चुअली सिर्फ उस बंदे को नहीं होगा, उसकी पूरी कम्युनिटी को होगा, क्योंकि दे हेल्प इन प्यूरिफाइंग द एयर। एयर फिल्टर्स लगेंगे वहां पर, ऐसा ही है। ठीक है, इस तरह की कहानी कहानी बनानी है। यूज सिटीजन साइंस फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या होती है तो? बेनिफिट्स क्या होंगे लैंडस्केप बेस्ड प्रोजेक्ट्स के? मिटिगेट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड रिड्यूस
अर्बन स्मोक, फिर इनहांस बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस, ठीक है, और इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्ट्रेंथ लोकल इकोनॉमी थ्रू ग्रीन जॉब्स एंड इको टूरिज्म। उसके बाद समरी है, लैंडस्केप इकोलॉजी प्रोवाइड द साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल, इट मींस लैंडस्केप इकोलॉजी एक साइंस है लैंडस्केप डिजाइन की। लैंडस्केप डिजाइन एक आर्ट है, लैंडस्केप का डिजाइन क्या है, उसकी साइंस क्या है, ये दोनों, हम जो माली है ना वो सिर्फ डिजाइन जानता है, लेकिन वो उसकी साइंस नहीं जानता। साइंटिस्ट कौन होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट। इनमें हॉर्टिकल्चर से ज्यादा लिंक कौन किस चीज का है, इकोलॉजी का। तो समझ आएगी, लैंडस्केप इकोलॉजिस्ट। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजाइन स्ट्रेटजीज कैन इफेक्टिवली मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड स्मोक। उसके बाद रिसर्च एंड कम्युनिटी एक्शन आर कीज टू द बिल्डिंग रेजिलियंट सिटीज एंड लैंडस्केप्स। और ये ज्यादा इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट्स हैं, ये वही मिलते जुलते हैं। evaluating the role of landscape restoration, watershed management, designing climate smart landscape for sustainable agriculture, landscape ecology strategy to mitigate smoke and air, rebuilding landscape, a restoration of ecological perspective। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि लैंडस्केप इकोलॉजी के जो जर्नल्स है ना, लैंडस्केप, वहां पर रिसर्च कौन सी हुई है, इकोलॉजी जर्नल, ये देखें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या लैंडस्केप इकोलॉजी का कोई जर्नल भी है, वहां पर कोई पब्लिकेशन भी होती हैं। कि ये स्प्रिंगर वालों का जर्नल है बच्चे। स्प्रिंगर के कितने अच्छे जर्नल्स होते हैं लैंडस्केप इकोलॉजी का। अब इसमें देखते हैं कि इसका रीसेंट जो, ये देखना, ये पहला पेपर ही क्या लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखो ना, मैंने कहानी बताई थी ना भी एआई, पूरी दुनिया आजकल लैंडस्केप डिजाइन इकोलॉजी उसके अंदर भी एआई यूज कर रही है, ठीक है। लैंडस्केप कलेक्शन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लैंडस्केप इकोलॉजी, टूल पर्सपेक्टिव एंड कप्लीमेंटरीज। ये इसके ऊपर भी हम कैसे एआई को यूज कर सकते हैं लैंडस्केप इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, उसका फिर आगे आ गया कलेक्शन है चेंजिंग लैंडस्केप एंड हंटर गैदरर्स सबसिस्टेंस एंड मोबिलिटी। अब हंटर गैदरर्स कौन थे, जी बच्चों, हंटर गैदरर्स। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, पुराने जमाने में जब लोग रहते थे गारों में, तो वो क्या करते थे, वो कैसे रहते थे, शिकार करते थे। शिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हंटर। गैदरर, फ्रूट गैदर करना। 20 के लोग होते थे, 20 लोगों का एक ग्रोह होता था। उसमें कुछ गर्ल्स होती थी, कुछ बॉयज होते थे। जो गर्ल्स का काम होता था गैदर करना, मर्दों का काम होता था हंटर होते, शिकार करते थे। और वो खाते पीते थे, घूमते फिरते थे, चले जाते थे। और कोई इनइक्वेलिटीज नहीं थी, जो आजकल इनइक्वेलिटीज की बात नहीं करते, जेंडर इनइक्वेलिटीज, वो उस टाइम जब ये मुआशरा नया नया बन रहा था ना, अभी मुआशरा नहीं बना था, अभी वो अनसिविलाइज लोग थे। अभी सिविलाइज सोशल नहीं आई थी, ना ही सोशल साइंस आई थी, ना ही कुछ और आया था। अभी ना ही एग्रीकल्चर आई थी, अभी एग्रीकल्चर भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो उस टाइम के जो लोग थे उन्हें कहते हैं पैलियोलिथिक। क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक लोग थे। स्टोन एज जिसको हम कहते हैं, पैलियो बहुत पुराने, लिथिक स्टोन एज, उस लोग को, वो हंटर और गैदरर थे। अब ये इन्होंने क्या किया हुआ है, चैलेंजिंग लैंडस्केप एंड हंटर गैदरर्स सबसिस्टेंस एंड मोबिलिटी। क्या हम उन हंटर गैदरर्स की जो साइंस की उसको स्टडी करते हुए आजकल कैसा हम एक लैंडस्केप डिजाइन जनरेट कर सकते हैं, क्या हम बैक टू बेसिक जा सकते हैं। क्योंकि जो लोग गारों में रहते थे, जो नोमैडिक लाइफ थी, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज नहीं थी। एंथ्रोपोजेनिक क्या है, अगर हम इस इलाके में बर्ड्स को खत्म कर दें तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ, अगर कौवे खत्म कर दें लाहौर शहर से, इसका नुकसान क्या होगा, क्या फायदा क्या होगा। तो कभी जिन चीजों के प्रेडेटर है या तो उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी या फिर जिसकी खुराक कौवे हैं वो बढ़ जाएंगे। तो
इसके अलावा ये गंदा गंदी चीजों पे बैठते हैं और लाहौर का गंद खा जाते हैं। इसमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी इनका रोल है। ठीक है। मुझे पता है कि जब हम ना उधर थे फैसलाबाद में, तो एक डीसी आया, फैसलाबाद का कमिश्नर आया, उसने क्या किया कि सारी जो गायें थी ना वो शहर से बाहर भेज दी। गंदा होता है शहर, गाय मज्जे गुआ, उससे कई बीमारियां उससे क्रिएट हो गई। वो उसका जो गोबर है ना वो एंटी बैक्टीरियल था, कई ऐसी बीमारियों को वो कंट्रोल करता था। मेरी बात की समझ आई? कहा जाता है कि जो लोग बचपन में इन के साथ रहते हैं ना, उनको बड़े होके कई बीमारियां नहीं लगती। इकोलॉजी, आपका इम्यून सिस्टम ऐसा वो एक्टिवेट हो जाता है, उससे क्या होता है ते मेरी बात की समझ आई ना? आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए यार, क्या कैसे कैसे सोचते हैं लोग। अजीब जी, ये रिसर्च पब्लिश हुई यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की। ये मैंने रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की उधर वेबसाइट पे मैंने देखी थी ये रिसर्च, के वो लोग जो पेट एनिमल के साथ रहते हैं बचपन में, और उनको कोई इस तरह की बीमारियां एलर्जिक नहीं रहती, बड़े होकर उनको एलर्जी नहीं होती। आगे आगे, टुवर्ड्स मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल मूवमेंट अक्रॉस स्केल्स। ये देख रहे, ये इसके अंदर लैंडस्केप इकोलॉजी के पेपर्स हैं। परसेप्शन ऑफ ड्राइवर्स ऑफ लैंड यूज एंड कवर चेंजेस फ्रॉम फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर इन एथोपिया। ठीक है। उसके बाद अगला है ऑप्टिमाइजिंग फ्यूचर टॉपलैंड एलोकेशन इन बायोडाइवर्स सवाना by integrated agriculture benefits and ecological ग्लोबल असेसमेंट और लैंडस्केप पैटर्न चेंजेस फ्रॉम 1992 टू, ये देखो ना वो पूरा उन्होंने पूरी असेसमेंट की है कि 1992 से लेकर 2020 तक कितनी ग्लोबल असेसमेंट हुई है पूरी दुनिया की, वो लैंडस्केप पैटर्न के अंदर चेंज आई है। ठीक है। तो ये वो सारे रिसर्च एरियाज हैं जो कि हमें अगर आपको मेरी एक स्टूडेंट थी, वो कह रही थी सर मुझे लैंडस्केप इकोलॉजी की नहीं पीएचडी की ऑफर आई है उधर से, यूएसए से। अब मुझे बताएं, अब जब वो लैंडस्केप डिजाइन करती थी ना, वो मेरे साथ, मैं उनको जब कहना ना कि यार वो काम को कर लो इकोलॉजी का ये वो, उन्होंने करना ही ना। और जब उन्होंने एमएससी कर ली, थीसिस भी मेरे साथ ही किया, मैं ड्रामा जा किया उन्होंने थीसिस, लेकिन वो लैंडस्केप वो सॉफ्टवेयर की एक्सपर्ट थी। अब वहां पर वो उनकी जॉब, वो उनको उन्होंने कहा कि आप बताएं कि आप इकोलॉजी के अंदर कुछ आपने किया हुआ है। ठीक है, एमएससी हॉर्टिकल्चर की हुई है, लैंडस्केप सॉफ्टवेयर यानी इकोलॉजी में क्या काम किया हुआ है, ताकि हम आपको फंडिंग लेटर, वो भी मेरे पीछे पीछे सारा उनको थोड़ा जा बढ़ा दियो, कोई पेपर इतना का काट दियो, कर लियो उसका फिर नहीं हुआ स्कॉलरशिप वो। ठीक है ना? तो लेकिन लैंडस्केप इकोलॉजी में बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि ये इकोसिस्टम के ऊपर ना पूरी दुनिया ना आजकल क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो आए हुए हैं। अगला प्रोजेक्ट क्या है, इससे नीचे आए, टूवर्ड्स मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल मूवमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। ये तो वही कहानी आ गई दोबारा है। चलिए जी, ये आपको बता दिया कि देर इज क्या है, जर्नल भी है जो कि लैंडस्केप इकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो ये तो हो गया वो हमारा एरिया जो कि इसका था लैंडस्केप इकोलॉजी का।